देखें पहला एमसीक्यू है, द शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी, शेयर मॉडुलस क्या होता है? हमें पता है कि शेयर मॉडुलस इज व्हाट? शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सारी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होते हैं, लेकिन शेयर मॉडुलस क्या होगा? जाहिर है स्ट्रेस तो होगा, स्ट्रेन कौन से वाला होगा? शेयर स्ट्रेन होगा, यानी चेंज इन शेप की वजह से शेयर मॉडुलस इज एक्चुअली शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस वो होता है कि जो है किसी बॉडी की शेप में चेंज प्रोड्यूस करता है, और शेयर स्ट्रेन क्या होता है? शेयर स्ट्रेन होता है tan ऑफ थीटा। एक्सप्लेनेशन पहले गुजर चुकी है, tan ऑफ थीटा। और आगे चल के हमने ये भी फिर देखा था उसी में कि ये जब डीफॉर्मेशन बहुत स्मॉल होती है तो tan थीटा थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तो फिर ये बना था एफ ए डिवाइडेड बाय थीटा, सॉरी एफ डिवाइडेड बाय ए ओवर थीटा। तो ओवरऑल क्या बना? ये बना एफ ओवर ए इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ये बात याद रखनी है, उसको भी मैंने बताया था। तो बनता है एफ ओवर ए थीटा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए नंबर 2 की तरफ। सेकंड एमसीक्यू, द टेम्परेचर एट विच मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर, दैट वाज कॉल्ड व्हाट? दैट वाज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। वो जब टेम्परेचर हम डाउन करवाते जाते हैं, टेम्परेचर फॉल करवाते जाते हैं, तो जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर फॉल करता है उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है। तो रेजिस्टेंस कम होते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आता है, कि जिस पे उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो वो टेम्परेचर जिस पे उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, दैट वाज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थर्ड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आयरन भी फेरोमैग्नेटिक है, निकल भी फेरोमैग्नेटिक है, कोबाल्ट भी है, अलबत्ता बेरियम जो है ये फेरोमैग्नेटिक नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नंबर 4 देखें, द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो क्या होती है? ये तो बड़ा सिंपल है। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो क्या होती है? हाँ जी, आप लोग बताएं जी। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज व्हाट? इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये मटेरियल पे डिपेंड करती है कि किस मटेरियल पे हम स्ट्रेस अप्लाई करके उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। आयरन के लिए इसकी अपनी वैल्यू है, निकल के लिए अपनी है, कोबाल्ट के लिए अपनी है, रबर के लिए अपनी है, प्लास्टिक के लिए अपनी है, वुड के लिए अपनी है, वगैरह वगैरह। तो हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, कांस्टेंट। ठीक हो गया। वैसे भी हुक्स लॉ नहीं किया था, हुक्स लॉ में हमने ये किया था ना, देखें कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब इसको एक्सपेंड किया था तो क्या आया था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या आया था? ई आया था ना, ये आया था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो देखें ये ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जब जब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, सो इट मींस द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज इक्वल टू ई एंड दैट इज कांस्टेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक हो गया, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाए नंबर 5, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। तो इसमें स्ट्रेन कितना होगा? इंटरेस्टिंग है ये, देखें। सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ ओरिजिनल वायर, लाइक दिस। काफी इतनी, ये वायर की ओरिजिनल लेंथ है। कहते हैं अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है, यू हैव टू स्ट्रेच द वायर टू मेक इट डबल। इसकी लेंथ को आपने डबल कर देना है, इतना स्ट्रेच करने के लेंथ डबल हो जाए। तो देखें अगर ओरिजिनल लेंथ एल है, तो अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं और लेंथ इसकी डबल हो गई, 2L हो गई, ये नहीं जी। अब लेंथ इसकी कितनी होगी? पहले वाली लेंथ का ट्वाइस होगी, 2L हो गई। कहते हैं आप बताएं इसमें स्ट्रेन कितना होगा? तो देखें स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। देखिएगा जरा, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब जरा देखिए लेंथ में कितना चेंज आया है। तो लेंथ में इतना चेंज आया है, ये देखिएगा, इतना चेंज आया है लेंथ में, इतना चेंज प्रोड्यूस हुआ है लेंथ में। ठीक हो गया। दिस इज चेंज इन लेंथ। और ये जो चेंज इन लेंथ है ये किसके इक्वल है? जरा गौर से देखें, ये चेंज इन लेंथ किसके इक्वल है? देखें पहले वाली लेंथ L है, टोटल होगी ये 2L, तो बाकी जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो किसके इक्वल है? जरा पुरानी लेंथ के इक्वल है, L लेंथ के इक्वल है। तो चेंज इन लेंथ किसके इक्वल हुई? L के इक्वल हुई। अब जरा देखें, अब डेल्टा L की जगह भी L लिखूंगा, और ओरिजिनल लेंथ तो थी ही L,
दोनों को डिवाइड करें, आंसर कितना आया 1, सो स्ट्रेन इज 1, सिंपल। हो गया क्लियर? यस यस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर 6 है, which of the modulus of elasticity is involved in compressing a rod to decrease its length? लेंथ के साथ रिलेटेड जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसको यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। जो वॉल्यूम के साथ रिलेटेड होता है उसको बल्क मॉडुलस कहा जाता है। जो शेप के साथ रिलेटेड होता है उसको शीयर मॉडुलस कहा जाता है। अब यहाँ पे लेंथ की बात उसने की है, सो इट मींस कि वो यंग्स मॉडुलस की बात कर रहा है। ठीक हो गया? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाए नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 में कहता है इफ बोथ द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द रॉड आर डबल्ड देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल। जी अब आप बताएं जरा क्या आंसर है इसका। रॉड की लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर दिया गया, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? जी बताएं। क्या हो गया? बोल दें। इट रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल। तो डायमेंशंस बेशक चेंज करें, रेडियस चेंज करें, लेंथ चेंज करें, एरिया चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें, इट डजंट मैटर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल की नेचर की प्रॉपर्टी है, दैट्स व्हाई इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, बिकॉज इट इज प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की नेचर की प्रॉपर्टी है, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिमेन सेम, बेशक आप डायमेंशंस चेंज करते रहें। ठीक हो गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लें इसका स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव रखें इसको। नंबर 8 क्यूरी टेम्परेचर इज द पॉइंट वेयर व्हाट। पता है क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर? देखें जरा, जी ऑप्शन। मैं बता देता हूँ। क्यूरी टेम्परेचर आप लोगों को मैं बताना ही भूल गया था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की केस में। असल में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इस तरह से डोमेन्स की फॉर्म में होते हैं ना, लाइक ऐसे, ये एक डोमेन है, इसी तरह ये दूसरी डोमेन है, लाइक इस तरह से, फिर एक तीसरी डोमेन है ऐसे, फिर लाइक चौथी डोमेन है ऐसे। इस तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो डोमेन्स की फॉर्म में होते हैं। ये हमारा पूरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक होगा? ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और ये इसकी डिफरेंट डोमेन्स। एक मिनट ठहर जाएं जरा, ये इसकी एक डोमेन है, ये दूसरी डोमेन, तीसरी डोमेन, चौथी डोमेन, इस तरह से बहुत सारी इसकी डोमेन्स होती हैं। दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जब इस पे किसी किस्म की कोई फील्ड अप्लाई नहीं की गई थी, लेकिन जैसे ही इस पे फील्ड अप्लाई की जाती है, जैसे इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, लाइक ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है ना, क्यूरी टेम्परेचर को हम डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम ये चीज हमने लाइक कौन सा टॉपिक था, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म था, कौन सा था, उसमें हमने सीखी थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करवाते हैं तो वैसे वैसे जो है वो वैसे वैसे मटेरियल के जो मैग्नेट्स होते हैं, ये जो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, ये रैंडमली ओरिएंट होना शुरू हो जाते हैं। कौन सा टॉपिक था, मैं टॉपिक बता देता हूँ। यस, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, पेज नंबर 218 पे था, पेज नंबर 218। इसका जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट, पेज नंबर 218 पे थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो रही है और 219 पे इसका आखिरी पॉइंट है, चौथा पॉइंट। वहां पे हमने ये चीज देखी थी कि व्हेन अ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस इज हीटेड द मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स एक्वायर काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ देम लूज देयर अरेंजमेंट। वो अपनी अरेंजमेंट्स को लूज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जरा देखें, अगर मैं इसको हीटअप करना शुरू करता हूं तो जैसे जैसे मैं इसको हीटअप करता जाऊंगा तो इसके अभी जो डोमेन्स बनी हुई हैं, इसके जो टाइनी मैग्नेट्स हैं डोमेन के अंदर, हर डोमेन में वो पर्टिकुलर फॉर्म में अलाइंड है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इनकी अरेंजमेंट जो है वो लूज होनी शुरू हो जाएंगी, और करते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि सारे के सारे टाइनी मैग्नेट्स जो हैं ये बिल्कुल रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे, जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तरह से, लाइक इस तरह, कोई इनमें अरेंजमेंट बाकी नहीं रहेगी। ठीक हो गया? तो जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है, ये फेरोमैग्नेटिक था, लेकिन जैसे ही इसको हीटअप करना शुरू किया तो कन्वर्ट किस में हो गया? पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो वो टेम्परेचर
वो मिनिमम टेम्परेचर के जिस पे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हुआ है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। आई समझ बात की? तो क्यूरी टेम्परेचर इज टेम्परेचर के वेयर फेरोमैग्नेट कन्वर्ट्स टू पैरामैग्नेट, कि जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे जरा देखें एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या थी, दोबारा आते हैं इसकी तरफ। कहता है क्यूरी टेम्परेचर इज द पॉइंट वेयर फेरोमैग्नेटिज्म चेंजेस टू पैरामैग्नेटिज्म। ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी इज करेक्ट ऑप्शन। हो गया क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखें नंबर 9। नंबर 9 है अ केबल ब्रेक्स इफ स्ट्रेच्ड बाय मोर देन 2 मिलीमीटर। एक केबल है, अगर उसको 2 मिलीमीटर से ज्यादा स्ट्रेच किया जाए तो वो टूट जाती है। इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। हाउ मच आइदर पार्ट कैन बी स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग? अब इसका तो बड़ा सीधा सा आंसर है 1 मिलीमीटर। इसका तो आंसर बहुत सीधा सा 1 मिलीमीटर। लेकिन इस तरह का एमसीक्यू अगर उसने घुमा के दे दिया, किसी और अंदाज में दे दिया, फिर आप लोगों के लिए मसला बन जाएगा। ये तो बड़ा आसान सा था ना, जरा 2 मिलीमीटर वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है। अब आपने उस वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब है हर एक वायर जो है 1 मिलीमीटर स्ट्रेच हो सकती है मैक्सिमम। ठीक हो गया? तो इसका तो आंसर बड़ा सीधा सा था, ऑप्शन बी। लेकिन अगर इसी चीज को घुमा के दे देते हैं तो फिर बनेगा मसला। अब वो किस तरह से पूछ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। लाइक वो ऐसे भी पूछ सकता है कि सपोज करें कि वायर इज 5 मिलीमीटर। वायर कैन स्ट्रेच 5 मिलीमीटर। वायर कैन स्ट्रेच 5 मिलीमीटर विदाउट ब्रेकिंग। यानी 5 मिलीमीटर से ज्यादा, जैसे ही ज्यादा स्ट्रेच किया जाता है तो ब्रेक कर जाएगी। अब अगर वो ये कह दे कि इस वायर को 2:7 में डिवाइड कर दिया गया, इफ इट इज कट इन लाइक 2:7 में डिवाइड कर दी गई, वो कहेगा अब ये बताएं, नाउ टेल how can smaller piece stretch maximum? हाँ जी, अब जरा स्मॉलर पीस कितना मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है इसके बारे में बताएं। अब यहां पे आके बनेगा मसला। सवाल की समझ आइए? देखिएगा जरा। अब मैं इसको कर रहा हूं सोल्व। देखें, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, हमें पता है कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो अब यहां से अगर मैं इसको फर्दर लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। अब यहां से देखें डेल्टा एल क्या बनेगा? डेल्टा एल बनेगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई। ये तो आ गया डेल्टा एल। ठीक हो गया? अब स्मॉलर पीस के बारे में हमने बताना है कि स्मॉलर पीस जो है वो कितना मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है। अब उसके बारे में हमने बताना है। तो पहले तो डेल्टा एल की वैल्यू यहां पे देख लेना। इसके लिए, इस केस के लिए जो गिवन केस है, इसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? 5 मिलीमीटर। क्योंकि यहां पे इसने बताया ना कि मैक्सिमम कितना स्ट्रेच हो सकता है। ये मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है 5 मिलीमीटर। तो इस केस के लिए डेल्टा एल की वैल्यू ही 5 मिलीमीटर। अब हमने अपने नए केस के लिए डेल्टा एल की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना? हियर डेल्टा एल इज 5 मिलीमीटर। अब इस चीज को याद रखिएगा। अब अगर मैं स्मॉलर पीस की बात करूं तो स्मॉलर पीस के केस में अगर मैंने फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितना स्ट्रेच हो सकता है, तो उसको मैं नाम दे देता हूं डेल्टा एल डैश का। ठीक होगा? अगेन ये क्या लिखा जाएगा? इसे लिखा जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई। लेकिन अब एल लेंथ तो नहीं लिखी जाएगी। एल लेंथ तो हमारे ओरिजिनल पीस की लेंथ थी। अभी वाले स्मॉलर पीस की लेंथ कितनी होगी ये हमने बताना है। स्मॉलर पीस की लेंथ कितनी होगी जरा गौर से देखिएगा। स्मॉलर पीस की लेंथ इतनी होगी। स्मॉलर पीस की रेशियो 2 है, तो लिखा जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 इनटू ओरिजिनल लेंथ। सिंपल मैथमेटिक्स। आगे समझ बात की? अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें। अब ये क्या बनेगा? अब ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9 और ये बन गया एफ एल इंटू ए वाई। ये बना 2 डिवाइडेड बाय 9 और ये एफ एल बाय ए वाई किसके इक्वल था? 5 मिलीमीटर के इक्वल था। तो ये कर दिया मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो अब ये 10 डिवाइडेड बाय 9 क्या आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 9 ये बन जाएगा 1.5
1.11 मीटर आई थिंक बनेगा, मिलीमीटर। तो ये स्मॉलर पीस में मैक्सिमम वेरिएशन आ सकती है। क्लियर हुआ? अच्छा ये एंड हो रहा है, मैं दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ, ज्वाइन करें इसको जल्दी से।